तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जिस तरह आप चेक यूज करते हैं, हाँ जी सर, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बीआर होता है, जिसके अंदर एक ऑर्डर होता है। मैं किसी को माल उधार देता हूं तो उसके साथ में एक कागज पे ऑर्डर कर देता हूं कि आप मेरे को 2 महीने के अंदर पेमेंट दोगे। ओके, उस ऑर्डर पर लेने वाला जो माल लेता है वो साइन कर देता है कि हाँ जी, आपके इस ऑर्डर को मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो वो क्या हो जाता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है कि आपके ऑर्डर को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो वो हो जाता है बिल्स। इस तरह पर्चा होता है, यानी लिखा हुआ, आई ऑर्डर टू पे यू ₹10,000 on after 1 month or 2 months, after 2 months। ओके, ये मैंने साइन किया, माल बेचा मैंने राम को, राम ने एक्सेप्ट किया, हाँ जी ये एक्सेप्ट, ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक की तरह कैश की जगह, जैसे कैश होता है, कैश के अंदर हर नोट पे प्रॉमिस होता है रिजर्व बैंक के गवर्नर का कि इसकी वैल्यू के बराबर करेंसी देने की हो। इसी तरह ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा डिफरेंस होता है, इसके अंदर प्रॉमिस की जगह एक ऑर्डर होता है। ठीक है ना, प्रॉमिस की जगह ऑर्डर होता है। ओके, तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करती है, हमने माल दिया तो माल के बाद में कैश आएगा तो हम क्या करते हैं, कैश डेबिट टू राम, राम से मान लो 10,000 रुपये कैश आया, उसने कैश ना होके हमको दे दिया, हमारे ऑर्डर को साइन कर दिया कि मैं जी बिल्स आपको एक बिल बना के देते, आप दे दो, उस पर मैं साइन कर देता हूं कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट देता हूं। हमने एक ऑर्डर बनाया जिसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे लिए ये बीआर हो गया। किसके लिए? ये मान लो ए है, ए के लिए बीआर हो गया, बी से मिला, बी ने क्योंकि दिया सेम चीज, बी के लिए हो गई बीपी, बिल्स पेबल। डॉक्यूमेंट एक ही है लेकिन वो उसके नाम 2 हैं। नाम 2 कैसे? ए के लिए वो बिल रिसीवेबल है क्योंकि उसको रिसीव, उसके ऑर्डर के हिसाब से पैसा रिसीव करना है। बी के लिए वो बिल पेबल है क्योंकि उसके हिसाब से बी को पेमेंट देना है। समझ में आया? बीआर और बीपी 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो रिसीवर के लिए, रिसीवर कौन है? जो उसका क्रिएटर भी है क्योंकि ऑर्डर है वो, तो रिसीवर के लिए वो बिल रिसीवेबल है, और जो पेयर है यानी जिसने एक्सेप्ट किया है कि मैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या जो भी टर्म से दे दूंगा, उसके लिए बिल्स पेबल है। ओके, तो इसके लिए लायबिलिटी है, बी के लिए, ए के लिए ये असेट है, डॉक्यूमेंट एक ही है। बात समझ में आती है? हाँ। अब इसके पास जो बीआर आता है, बीआर आता है कि भाई 2 महीने बाद पेमेंट देना है। जनरली इसमें 3 दिन का ग्रेस होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं लीगल की,
3 दिन का जिसके अंदर ग्रेस पीरियड होता है, जो पब्लिक हॉलीडे होता है, तो उससे पहले ही दिन इसको करना पड़ता है। ओके, यदि पहले से ही डिक्लेयर है कि 15 अगस्त को 2 महीने हो रहे हैं, तो 14 अगस्त तक उसकी डेट मानी जाएगी। और अगर कोई गवर्नमेंट बाद में मान लो 28 अगस्त को देना है, तो गवर्नमेंट बाद में उसको 28 अगस्त को कोई नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है बिल देने के बाद में, तब उसको 29 माना जाएगा। लेकिन यदि हॉलीडे पहले से ही फिक्स है तो उससे एक दिन बिफोर माना जाएगा। ये कुछ नियम से, तो वो डिटेल के नियम आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ हम बात जो कर रहे हैं बिल्स ऑफ रिसीवेबल। जो बीआर हमारे पास आया उसका हम क्या कर सकते हैं? एक तो क्या कर सकते हैं, ये हमारी सेफ है, इस सेफ में हम संभाल के रख देते हैं कि 2 महीने बाद हम इसको जाके बी से पैसे ले लेंगे। इस केस के अंदर इस बीआर की कोई फर्दर एंट्री अभी तक नहीं होती। इस केस के अंदर ये सेफ में रखा है। ओके, 2 महीने बाद यदि बी ने पेमेंट दे दिया तो हम क्या एंट्री कर देंगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ओके, बीआर खत्म हो गया, बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर इस पार्टी ने बी ने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो ये एंट्री तो होगी नहीं। ये जो एंट्री है यूं की थी और रिवर्स हो जाएगी। बी डेबिट 10,000 टू बीआर अकाउंट। नहीं दिया, और यदि मान लो नहीं देने में कुछ स्टाम्प वगैरह का भी खर्चा हो जाता तो वो भी हम बी को डेबिट कर देंगे। बी डेबिट 100 रुपीज टू एक्सपेंसेस ऑन बीआर 100 रुपीज, और ये एक्सपेंस हमारे हो जाएंगे 100 रुपये टू कैश। ओके, तो जो बीआर होगा उसके या तो क्या कर सकते हैं, मिलने के बाद में हमने सेफ में रख दिया, या फिर हमने सेफ के रखने के बाद 2 महीने बाद या तो पेमेंट मिल गया तो मामला खत्म हो गया, ठीक हो गया। और अगर नहीं मिला देन देयर इज तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि ये जो बीआर हमको मिला है, हमने इसको किसी और से माल लिया, तो हमने सी को से माल लिया, सी को पेमेंट करना था, तो सी को डेबिट टू बीआर। बीआर आया था, किसी ने हमसे माल लिया था, बीआर दिया था, वो हमने किसी और को दे दिया, तो ये एंट्री फिनिश हो गई। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद ये सी बी के पास जाएगा कि ये हमें ए ने दिया था आपका बिल। जब हम देते हैं तो चेक के पीछे लिख देते हैं पे टू सी, और नीचे ये साइन कर देता है। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं एंडोर्समेंट, यानी हमने सी के फेवर में एंडोर्स कर दिया, उसके पीछे लिख दिया पे टू सी और अपनी मोहर लगा दी। सी गया, सी को बी ने पेमेंट दे दिया, नो फर्दर एंट्री, हमारा काम बीआर का खत्म हो गया। लेकिन अगर सी गया और बी ने पेमेंट नहीं दिया, तो जो सी ने जो लिया
बीआर, उसका बी से तो कोई लेना देना नहीं था, वो तो उसने हमारे बेहाफ पे लिया। तो फिर क्या होगा, इन दोनों ही एंट्रियां रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स होने के बाद में क्या होगा, बी अगेन डेबिट हो जाएगा टू सी क्रेडिट। प्रोवाइडेड नो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स होंगे तो उसके भी बी को उस अमाउंट से भी हम डेबिट कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं? अगर वो पेमेंट हो गया तो ओनली दीज टू एंट्री, यदि वो रिटर्न हो गया तो बैक टू द पोजीशन नंबर 1। तो ये वापस बीआर मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा वो हम नेक्स्ट, उसके बदले में दूसरा पीआर आएगा, तीसरा आएगा, ये सारी चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम आपको पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ये जो बीआर मिला है इसका हम क्या कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका है कि हम बी से पैसे ना लेने के जगह हम इसको अपने बैंक को भेज देते हैं। और हमने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक कलेक्शन ऑफ बीआर डेबिट टू बीआर। तो हमने अपनी सेफ में ना रख के बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया। जब 2 महीने बाद बैंक को पैसा मिल गया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन बैंक अकाउंट कर दो टू बिल फॉर कलेक्शन। और अगर बैंक को बाउंस हो गया, बैंक को पैसा नहीं मिला, तो बैक टू द बी डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। ये एंट्री हो जाएगी। एक स्टेज ये होती है कि हम बैंक से इसको हाल के साथ डिस्काउंट करा लेते हैं कि भाई 2 महीने का, तो बैंक हमको पैसा दे देता है 9,500 रुपये, डिस्काउंट चार्जेस 500 रुपये टू बीआर अकाउंट। हमें साथ के साथ पैसा मिल गया, बैंक ने हमारे बिल को बीआर को डिस्काउंट कर दिया। दैट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। हाँ जी, बात समझ में आती है? हाँ जी। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद बी ने पेमेंट कर दिया, तो फिर नो मोर एंट्री। लेकिन फिर भी बी ने डिसऑनर कर दिया, तो फिर एंट्री क्या होगी, बी डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। ये 500 रुपये तो हमारी डिस्काउंट हमने जो 2 महीने यूज कर लिया उसके लिए गए। इसके अलावा यदि इस समय कुछ बैंक चार्जेस लगाता है डिस्काउंट के, वो और हमें झेलने पड़ सकते हैं। वो हम फर्दर जब क्वेश्चन होगा तब आपको बताएंगे। तो ये मोटी मोटी पॉसिबिलिटी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कि बीआर का हम यूज कैसे करते हैं। ओके।
अब इसी तरह इसी एंट्री को यदि हमने ए ने जो दिए, बी ने जो बिल दिया और 2 महीने बाद बी पेमेंट कर देता है, तो सिंपल क्या करेगा, बीपी डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर नहीं दे पाया तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ओके, उसके बाद में फर्दर बिल जब एक बार बाउंस हो जाता है तो दोबारा फिर एग्रीमेंट होता है, दूसरा बिल बनता है, ये आधा कैश हो जाता है, आधा पेमेंट हो जाता है। ओके, बी की बुक्स में जब भी ये पेमेंट होगा तो एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी। जब भी पेमेंट होगा, चाहे वो कोई भी, चाहे ए को हो, चाहे ए ने सी को दे दिया हो, चाहे बैंक को से डिस्काउंट करा लिया हो या बैंक ने कलेक्शन किया हो, हर केस में बी की बुक के अंदर सेम एंट्री होगी पेमेंट में। और यदि ये डिसऑनर होता है तो चाहे ये वाला केस हो, ए वाला, चाहे सी वाला, चाहे बैंक का डिस्काउंट वाला या बैंक का एंडोर्समेंट वाला, एंट्री होगी बीपी डेबिट टू ए। हर एक केस के अंदर बी की बुक्स के अंदर पेमेंट हुआ तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। प्रेजेंट किसने किया, ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, सी ने किया, डी ने किया, बैंक ने किया, बैंक से डिस्काउंट हुआ था या नहीं हुआ था, हर हालत में एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी। और अगर वो डिसऑनर होता है तो बीपी अकाउंट टू ए होगी। ओके, उसके बाद में क्या होता है, जब भी डिस्काउंट होता है तब फर्दर कुछ इंटरेस्ट का सेटलमेंट होता है, कुछ कैश दिया जाता है, कुछ बीआर दिया जाता है या नया बीआर बनाया जाता है, सेम अमाउंट का बनाया जाता है या बढ़ी हुई अमाउंट का बनाया जाता है, फिर रिपीटेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एंट्री होती है। यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसका मतलब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बढ़िया तरीके से समझ लिया। समझ में आता है बात? हाँ जी बताइए। हाँ सर, ये वाली बात समझ में आती है। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज किया जाता है, जिसको अकोमोडेशन बिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अकोमोडेशन बिल्स। जैसा कि हमने बताया, बैंक से बिल डिस्काउंट हो जाते हैं, बहुत लोगों की लिमिट सैंक्शन होती है, तो यहाँ क्या करते हैं, ए 10,000 का बीआर बी से लेता है और ए 10,000 का बिल्स ऑफ पेमेंट बी को देता है। यानी एक दूसरे को दोनों 10,000 का बिल्स दे देते हैं और उनको बैंक से डिस्काउंट कर लेते हैं और पैसा आपस में बांट लेते हैं। इस तरह का अकोमोडेशन एंट्री होती है। तो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर्स में इन सारे कंसेप्ट को हम कुछ क्वेश्चंस के सारे समझेंगे। इस समय तक यदि आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, तो यू कैन आस्क राइट नाउ। तो
ये सब आपने कॉपी कर लिया और आपको समझ में आया? हाँ जी बताइए। ये बातें समझ में आ रही हैं? यदि ये आपको बातें समझ में आ गई हों और तो हम कुछ क्वेश्चन शुरू करें इसके ऊपर। हाँ जी बताइए। whether we should start some questions? हाँ जी सर, you can start some questions on the bills of exchange। चलो हम इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर एक क्वेश्चन शुरू करते हैं आपको। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। मई 20 को मिस्टर ए एक्सेप्ट से 3 मंथ, मिस्टर ए एक्सेप्ट से 3 मंथ बिल drawn by his creditor Mr. B for rupees 10,000। On June